नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का परफेक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं कुलदीप सिंह आप लोगों को तीसरे लेक्चर, इससे पहले हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें लेक्चर 1 में हमने आपको बताया है अधिगम का अर्थ, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की परिभाषाएं। लेक्चर 2 में हम लोगों ने अधिगम का स्थानांतरण पढ़ा था, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जिसे कहते हैं। और लेक्चर 3 हमारा है अधिगम के वक्र और पठार। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से पिछली बार एक परिभाषा पूछी गई थी, इसी टॉपिक से एक परिभाषा पूछी गई थी। तो जो अधिगम के छोटे छोटे टॉपिक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम के वक्र, अधिगम का स्थानांतरण, इनकी डेफिनेशन आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए जो है अधिगम का वक्र और पठार टॉपिक, जो तीसरा हमारा टॉपिक है, आज हम लोग इसको कवर करते हैं। चलिए अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, रेडी हो जाइए। अभी तक इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने अधिगम का अर्थ जाना था, मीनिंग ऑफ लर्निंग। और अधिगम के अर्थ में हम लोगों ने यह जाना कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रयास के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है या परिवर्तन किया जाता है। लेकिन जब हम कोई काम करते हैं, जैसे कि हमने कोई मशीन चलाना सीख रहे हैं, तो जब मशीन चलाना सीखते हैं तो उसे चलाते समय जो हमारे सीखने की गति होती है वो एक जैसी नहीं होती। मान लीजिए एक दिन आपने बहुत अच्छा सीखा, फिर 10 दिन आपने बहुत अच्छा सीखा, फिर 10 दिन के बाद सीखना थोड़ा सा डाउन हो गया, फिर बहुत अच्छा हुआ। यानी कोई भी क्रिया सीखते समय जो सीखने की गति और प्रगति होती वो एक जैसी नहीं होती। जैसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो एक महीने बड़ा अच्छा मन लगा के पढ़ते हैं स्कूल में, किसी महीने मान लो उस महीने थोड़ी बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है, तो बड़ा अच्छा लगता पढ़ने में। फिर किसी महीने बहुत तेज गर्मी होने लगती है, तो पढ़ने की वो गति हमारे पास नहीं रहती, बस किसी तरीके से स्कूल जाते हैं आते हैं, मतलब बोरियत वाली मामला रहता है। तो कभी गति तीव्र हुई और कभी गति क्या हो गई, मंद हो गई, धीमी हो गई, स्थिर हो गई। तो सीखने की गति एक जैसी नहीं रहती, ये हम सब लोगों को पता है। और इसी गति को, जो सीखने की गति एक जैसी नहीं रहती, इसी गति को अगर हम एक लाइन द्वारा, एक रेखा द्वारा किसी कागज पर प्रदर्शित करें, किसी पेपर पर प्रदर्शित करें, तो उसी रेखा को किस नाम से जाना जाता है? अधिगम वक्र के नाम से जाना जाता है, लर्निंग कर्व के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी कि सीखते समय, किसी भी क्रिया को सीखते समय सीखने की गति एक जैसी नहीं होती, वो कभी तेज होती, कभी धीमी होती है। लेकिन उस गति को अगर हम एक लाइन द्वारा किसी कागज पर प्रदर्शित करते हैं तो उसी लाइन को किस नाम से जाना जाता है? लर्निंग कर्व, यानी कि अधिगम वक्र। बात समझ में आ गई? पठार के बारे में बाद में बात करते हैं। तो अधिगम वक्र क्या होता है, इसकी डेफिनेशन में, इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। इसकी जो परिभाषा है, चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर हमारे सामने 4 परिभाषाएं हैं, और इसमें से ये वाली परिभाषा आपकी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। 2018 यूपी टेट में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो ये 4 परिभाषाएं हैं, चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या इनको आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। चलिए, ये 4 ही परिभाषा इसकी हैं। पहली परिभाषा स्किनर की है। अब स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर कहते हैं अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का वर्गांकीकृत कागज पर ब्यौरा है। जो बात मैंने अभी आपको बताई है कि हम सीखने में प्रगति कर रहे हैं या हमारे सीखने में कोई समस्या आई है, इसे बताने के लिए जब कागज पर उसे उतारते हैं, कागज पर उसे वर्गीकृत करते हैं, कागज पर उसे प्रस्तुत करते हैं, तो स्किनर कहते हैं उस रेखा को, उस कागज पर बने हुए ड्राइंग को क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं। परिभाषा याद करने का तरीका है, कागज शब्द का प्रयोग किसी परिभाषा में नहीं हुआ, तो आप ऐसे लिखिए कि स्किनर अपने कागज पर लिखते थे, या स्किनर को कागज से जोड़ लीजिए, तो ये परिभाषा आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, फिर समझिए। स्किनर कहते हैं कि जब हम कोई क्रिया सीखते हैं तो सीखते समय हमारे अंदर प्रगति हो रही है या प्रगति ना होकर अवनति हो रही है, इसको बताने के लिए कागज पर उस चीज को उतारा जाता है, कागज पर उसे लिखा जाता है, जिसे कहते हैं अधिगम का वक्र। ठीक है, तो अधिगम वक्र क्या हो गया? स्किनर के अकॉर्डिंग कागज पर उतारा गया उन्नति या अवनति का ब्यौरा हो गया। चलिए, अलेक्जेंडर के अनुसार जब आंकड़ों को वर्गांकित कागज पर अंकित किया जाता है तो वक्र बन जाता है। बिल्कुल वही सेम बात है कि कोई भी आंकड़े
जब हमने कोई क्रिया करते समय जो आंकड़े हमारे सीखने के हैं उन आंकड़ों जब कागज पर हमने लिखा तो क्या बन गया, वक्र बन गया। चलिए, गेट्स की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी गई है, पूछी जाती है। और गेट्स क्या कह रहे हैं? गेट्स कह रहे हैं कि अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति प्रगति को व्यक्त करता है। अगर इस परिभाषा में मैं एक चीज और जोड़ दूं यहां पर, तो इसको आप ऐसे लिखिए कि अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति प्रगति और मात्रा को व्यक्त करता है। इस परिभाषा में मात्रा मिसिंग हो गया है, टाइपिंग में मात्रा को व्यक्त करता है। यानी गेट्स कहते हैं कि जो अधिगम वक्र है वो 3 चीजों को व्यक्त करता है। सीखने की गति, यानी हम कितनी तेज सीख रहे हैं। सेकंड बात क्या, प्रगति, हमारे सीखने में कितनी प्रगति हुई है। और लास्ट बात क्या है इसमें कि हम सीखते समय कितना ज्यादा हमने सीखा, यानी उसकी मात्रा कितनी है। तो इन 3 बातों को प्रस्तुत करने के लिए जो ड्राइंग बनता है कागज के ऊपर, उसी को क्या कहते हैं? उसी को अधिगम वक्र के नाम से जानते हैं अकॉर्डिंग टू गेट्स। चलिए, ये बात सभी समझ में आ गई। रेमर्स और सहयोगी के अनुसार सीखने का वक्र किसी दी हुई क्रिया की आंशिक रूप से सीखने की पद्धति है। यानी रेमर्स ने एक नई बात बताई कि सीखने का वक्र सीखने का तरीका है। सीखने का वक्र देखकर ही आप जान जाओगे कि किसी व्यक्ति के अंदर कैसा सीखने का प्रोसेस हुआ, अच्छा सीख रहा है या बुरा सीख रहा। लगभग वही बातें हैं, शब्द सबके अलग अलग बदले हुए लग रहे हैं, एक ही बात को अलग अलग तरीकों से यहां प्रस्तुत किया गया है। जहां स्किनर कहते हैं कि कागज पर उन्नति या अवनति को बताने वाले ब्यौरे को वक्र कहते हैं, वहीं पर अलेक्जेंडर कहते हैं कागज पर वर्गांकित आंकड़ों को वक्र कहते हैं, वहीं पर गेट्स कहते हैं कि सीखने की क्रिया में होने वाली गति प्रगति और मात्रा को वक्र कहते हैं। और रेमर्स ने क्या कहा है? आंशिक रूप से सीखने की एक तरीका है, एक पद्धति है। तो ये 4 परिभाषाएं हमारे सामने हैं। इन 4 परिभाषाओं के अलावा बाहर से कोई परिभाषा एग्जाम में नहीं आने वाली है। ठीक है, देखिए थोड़ा छोटा हो गया है। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। तो अब हमारी समझ में आ गया सीखने का वक्र क्या होता है। एक बार फिर समझिए अधिगम वक्र के बारे में, फिर से समझिए अधिगम वक्र। सारी परिभाषाओं को अगर एक साथ सम्मिलित किया जाए तो अधिगम वक्र का मतलब क्या निकल कर आता है? सीखने में होने वाली प्रक्रियाओं को कागज पर उतारना, कागज पर प्रस्तुत करना। जैसा कि चारों परिभाषाओं में एक ही बात है, सबने अलग अलग तरीके से उस बात को दोहराया है, लेकिन उसको अगर शॉर्ट में कहा जाए, सीखने में होने वाली प्रक्रिया को कागज पर प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? सीखने का वक्र कहलाता है। बात समझ में आ गई कि सीखने का वक्र और कुछ नहीं है। जब हम कोई क्रिया सीखते हैं, जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, तो किसी दिन तो हम बहुत बेहतर तरीके से साइकिल चला लेते हैं, जो भी बातें बताई जाती हैं हम बहुत एक ही बार में समझ में आ जाता है। कभी कभी क्या होता है पता, 10 बार कोई बात बताएगी फिर भी हमारी समझ में नहीं आई। तो यानी कभी अप डाउन होता रहता है, कोई चीज जल्दी समझ में आती, कोई चीज समझ में नहीं आती। इस प्रक्रिया को अगर कागज पर प्रस्तुत किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? सीखने का वक्र कहेंगे। अगर परिभाषा सवाल आता है तो आपका यहां से सही हो जाएगा, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन परिभाषाओं से भी आ सकता है और टाइप ऑफ कर्व से भी आता है। अधिगम के वक्र कौन कौन से होते हैं? तो चलिए हम लोग अधिगम के वक्र जान लेते कौन कौन से होते हैं। अधिगम के वक्र, अधिगम वक्र कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारे सामने जो वक्र बना है उसका नाम भी लिखा है सरल रेखीय वक्र। कई नामों से इसे जाना है, तो सारे नाम इसके समझ लीजिए। इसको हम कई नामों से जानते हैं। इसे समान निष्पादन वक्र भी कहा जाता है, समान निष्पादन वक्र भी कहते हैं। इसे सीधी रेखा वक्र भी कहते हैं, सीधी रेखा वक्र। तो ये सारे नाम इसके हैं। और अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन कर्व है, एक सीधी रेखा वक्र है, एक सरल रेखा वक्र है जो
हमें बताता है कि सीखने में प्रगति हुई या नहीं हुई। अब इसे कैसे समझेंगे, ये वक्र बना कैसे, इस सारी चीजों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा जो लोग पहली बार इसको देख रहे होंगे कि वक्र बना कैसे। चलिए इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, वक्र बना कैसे। अब देखिए यहां पर एक एक्सिस इसकी है जहां पर यहां लिखा है अधिगम, और यहां पर एक एक्सिस पर लिखा है टाइम यानी समय। मान लीजिए ये अधिगम की एक रेखा है और ये समय की एक रेखा है। ये कर्व आपको बोर्ड पर बना हुआ दिख रहा है, लेकिन कर्व बनता कहां है, कर्व बनता है ग्राफ पेपर पर। और जब कर्व ग्राफ पेपर पर बनता है तो यहां पर बहुत सारे ब्लॉक्स बने होंगे। अगर ये ग्राफ पेपर होता तो बहुत सारे ब्लॉक बने होते, दिखते आपको। तो मान लेते हैं कि यहां वाले ब्लॉक लर्निंग को बताते हैं और इधर वाले ब्लॉक किसको बताते हैं, टाइम को। एक छोटा सा वक्र यहां बना के आपको समझा देते हैं कि ये क्या है, लर्निंग है, ये टाइम है। ये मान लीजिए काल्पनिक रूप से लर्निंग 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हमने टाइम को रख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख। अब होता क्या है, कभी कभी जैसे जैसे टाइम बढ़ता है हमारा सीखना उसी अनुपात में बढ़ता है कि भाई 1 घंटे पढ़ रहे थे तो 1 क्वेश्चन तैयार हुआ, 2 घंटे पढ़े तो 2 क्वेश्चन तैयार हुए, 3 घंटे पढ़े 3 क्वेश्चन, 4 घंटे पढ़े 4 क्वेश्चन। आप देखिए कि जैसे जैसे हमने समय को बढ़ाया है अधिगम भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है, और इनको मिलाने वाली ये जो रेखा निकल कर आई इसे कहते हैं सरल रेखीय वक्र। कहने का मतलब है कि जब सीखना समय के अनुपात में हो। ठीक, कैसे, इसको लिख देता हूं यहां पर मैं। जब अधिगम और समय एक ही अनुपात में आगे बढ़े, यानी समय और लर्निंग एक ही रेशियो में जब आगे बढ़ते हैं तो कौन सा कर्व तैयार होता है, उस कर्व को सरल रेखीय वक्र कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कर्व कहते हैं। कि जैसे हमने 1 महीने पढ़ाई की तो हमारे 100 नंबर आए किसी परीक्षा में, 2 महीने पढ़ाई की तो 200 नंबर आए, 3 महीने पढ़ाई की तो 300 नंबर आए। तो यानी जैसे जैसे हम समय बढ़ा रहे हैं हमारा सीखना भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है। तो ऐसे कर्व को कहते हैं सरल रेखीय वक्र। नॉर्मली ये वक्र शिक्षण में ना के बराबर बनते हैं, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि सीखना समय के बिल्कुल पैरेलल चले। कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये वक्र तो क्या बता रहा है कि भाई जैसे जैसे समय बढ़ेगा लर्निंग भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। 1 घंटे से ये, 2 घंटे से ये, 3 घंटे, यानी जैसे जैसे समय बढ़ा आप देखिए उसी अनुपात में जब हमारा लर्निंग भी बढ़ता चला गया तो कौन सा कर्व तैयार हो गया, सरल रेखीय वक्र। बात आप तक पहुंच गई होगी। तो पहला कर्व है सरल रेखीय वक्र। चलिए दूसरे कर्व पे आते हैं। दूसरे कर्व को कहते हैं, जैसा कि नाम लिखा है, उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र, इसके भी कई नाम हैं। इसे ऋणात्मक निष्पादन वक्र के नाम से जाना जाता है। निष्पादन वक्र, इंग्लिश में इसे कहते हैं नेगेटिव परफॉर्मेंस कर्व। नेगेटिव परफॉर्मेंस कर्व, ऋणात्मक निष्पादन वक्र, और हिंदी में कहेंगे उन्नतोदर वक्र। अब इसमें क्या होता है, यहां आप देखिए, आप देखकर ही समझ सकते हैं। शुरुआत में सीखने की गति तेज थी, शुरुआत में सीखने की गति तेज थी। यहां समय है, या कह सकते हैं कि कोई भी काम जब शुरुआत में हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं,
जैसे अभी हम आपको पढ़ाना शुरू करें, 1 घंटे पढ़ाएं, 2 घंटे पढ़ाएं, तो 3-4 घंटे तक तो आप बहुत बेहतर पढ़ोगे। तो शुरुआत में आप देखिए कि सीखने की रेखा कितनी बेहतर तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है। भाई कम समय में हम बेहतर सीखते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक ये रेखा स्ट्रेट होने लगी, धीमी होने लगी और फिर ये झुक गई कि भाई 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे हम आपको पढ़ाते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा जो चीजें आपके ऊपर से जाने लगेंगी, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप बोर होने लगोगे, आप थक जाओगे। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा वक्र बनता है? उन्नतोदर वक्र बनता है, ऋणात्मक निष्पादन वक्र बनता है। क्या कहेंगे इसमें? इसमें कहेंगे जब प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र हो लेकिन धीरे धीरे उसमें स्थिरता आने लगे, स्थिरता आ जाए। जब प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र हो लेकिन धीरे धीरे उसमें स्थिरता आने लगे, जो देखकर पता चल रहा है कि शुरुआत में सीखने की गति कितनी तेज है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, एक समय के बाद इसमें स्थिरता आने लगी, इसमें स्टेबिलिटी आने लगी, जिसके कारण ये वक्र रुक गया या झुक गया। और ऐसा वक्र बनेगा कब? ऐसा वक्र बनेगा कब? तो भाई ऐसा वक्र तब बनता है जब कार्य लगातार हो, जब कार्य लगातार हो। भाई आपसे पूछा जा सकता है कि जब शिक्षण लगातार होता है तो कौन सा कर्व बनता है, तो आप आंसर कर सकते हैं उन्नतोदर वक्र। आपसे पूछा जाए कि यदि बच्चों को पढ़ाते समय बीच में इंटरवल का समय न दिया जाए, अवकाश न दिया जाए, तो कौन सा कर्व बनेगा? तो सोचिए अगर बच्चे को हम इंटरवल नहीं देंगे, पढ़ाते रहेंगे तो एक समय के बाद बच्चे के ऊपर से चीजें जाने लगेंगी, बोर हो जाएगा, तो वहां पर कौन सा कर्व बनेगा? उन्नतोदर वक्र। या आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा कर्व है जहां प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, मध्य में स्थिरता आती है और फिर वो मंद होने लगता है, तब भी आंसर क्या होगा? उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक निष्पादन वक्र, निगेटिव परफॉर्मेंस कर्व। 2 कर्व क्लियर हुए। चलिए तीसरे कर्व पर आते हैं। तीसरा कर्व है नतोदर वक्र। नतोदर वक्र जिसे हम धनात्मक निष्पादन वक्र भी कह सकते हैं। धनात्मक निष्पादन वक्र भी कह सकते हैं। अब यहां कहानी उन्नतोदर से बिल्कुल अपोजिट है। यहां देखिए शुरुआत में सीखने की गति धीमी हो रही है। अगर यहां आप देखेंगे तो शुरुआत में समय अधिक मिल रहा है लेकिन सीखना कम हो रहा है। गाड़ी चलाना हमने शुरू किया, 5 दिन गाड़ी सिखाई गई और चला कितना पाए, खाली गियर डाल के 10 कदम भर से बंद हो गई गाड़ी। कंप्यूटर पे टाइपिंग करने बैठे, सुबह शाम तक टीचर ने सिखाया और टाइपिंग कितना कर पाए, कीबोर्ड में खाली बटन जान पाए कहां पर कौन सी बटन है। तो जब शुरुआत में समय ज्यादा लगे, सीखना कम हो, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाए सीखना बेहतर होता चला जाए, तो कौन सा कर्व होता है? वो नतोदर वक्र होता है या धनात्मक निष्पादन वक्र होता है। क्या कहेंगे इसमें? तो इसमें लिखेंगे जब प्रारंभ में सीखने की गति धीमी हो लेकिन समय के साथ वह बढ़ती चली जाए,
बढ़ती चली जाए। यानी जब शुरुआत में सीखने की गति धीमी हो लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो बेहतर होती चली जाए, बढ़ती चली जाए, तो कौन सा कर्व बनकर आएगा? तब बनता है नतोदर वक्र, यानी कि धनात्मक निष्पादन वक्र। और ऐसे वक्र कहां बनते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बनते हैं गणित सीखने में, गणित में, कंप्यूटर सीखने में, गाड़ी चलाने में, लिखने में, या जितने भी यांत्रिक काम है, रोटी बनाने में। पहले तो रोटी बनाता है व्यक्ति, इधर उधर गोल नहीं बन पाती, टेढ़ी मेढ़ी बनती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है फिर गोल रोटी। यानी जितने भी काम यांत्रिक होते हैं, इसमें एक ही जैसा काम रोज रोज करना है, तो उसमें कौन सा वक्र बनता है? नतोदर वक्र बनता है। यानी गणित, कंप्यूटर, गाड़ी चलाना, टाइपिंग करना, रोटी बनाना, मशीन चलाना, ये सारे के सारे जो वर्क हैं, जो कार्य हैं, उनमें बनने वाले वक्र को नतोदर वक्र कहते हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि गणित शिक्षण में कौन सा वक्र बनता है, तो आप कहेंगे नतोदर। ऐसा कौन सा वक्र है जहां प्रारंभ में सीखने की गति धीमी, बाद में उच्च हो जाती, बेहतर हो जाती? का आंसर नतोदर। आपसे पूछा जा सकता है स्कूल में छोटे बच्चों के मध्य बनने वाला सबसे ज्यादा या सबसे अधिक बनने वाला वक्र कौन सा? तब भी आंसर क्या होगा? नतोदर वक्र। तो 3 वक्र क्लियर हो गए। चलिए चौथे वक्र पे हम लोग चलते हैं। चौथा जो वक्र है वो मिश्रित वक्र है। मिश्रित वक्र, मिश्रित वक्र, इसे एक नाम और दिया गया है एस टाइप का वक्र, एस टाइप का वक्र। अब यहां क्या है, देखिए नाम से पता है मिश्रित वक्र, यानी समय के साथ साथ कभी सीखने की गति तेज, कभी धीमी, कभी तेज, कभी धीमी, कभी तेज, कभी धीमी होती चली जाए, तो वहां पर कौन सा वक्र बनेगा? वहां पर मिश्रित वक्र बनेगा, मिक्स्ड कर्व बनेगा, एस टाइप का कर्व बनेगा, जहां समय के साथ सीखना कभी बेहतर, कभी कम, कभी बेहतर, कभी कम होता रहे, तो उस जगह पर वक्र बनता है मिश्रित वक्र। तो चारों वक्र एक बार फिर से समझ लीजिए। चलिए चारों वक्र एक बार हम लोग फिर समझ लें, क्योंकि एक साथ देखने में चीजें ज्यादा बेहतर सुटेबल समझ में आती हैं। सबसे पहला वक्र कौन सा था? समान निष्पादन वक्र। दूसरा वक्र कौन सा था? उन्नतोदर वक्र। तीसरा वक्र कौन सा था? नतोदर वक्र। चौथा वक्र कौन सा था? मिश्रित वक्र। तो ये 4 टाइप के वक्र होते हैं या पाए जाते हैं शिक्षण में। पहला कौन सा था? समान निष्पादन वक्र। दूसरा था उन्नतोदर वक्र। तीसरा था नतोदर वक्र। चौथा था मिश्रित वक्र। तो ये 4 प्रकार के वक्र पाए जाते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने समझा। एक बार समरी के तौर पर जल्दी से इसको रिवाइज करा देता हूं। पहला है, मैंने बताया यहां पर लर्निंग है, यहां पर टाइम है, यहां पर लर्निंग है, यहां पर टाइम है, यहां लर्निंग है, यहां टाइम है, यहां लर्निंग है, यहां टाइम है। तो टाइम के साथ साथ जब लर्निंग बेहतर हो, जितना समय उतना ही अधिगम हो, तो कौन सा वक्र बनता है? समान निष्पादन वक्र। जब शुरुआत में समय कम लगे और सीखना ज्यादा हो, कम समय में हम ज्यादा सीखें, लेकिन एक समय के बाद चीजें फिर रुक जैसी जाएं, चीजें स्थिर हो जाएं, तो बनता है उन्नतोदर वक्र। तीसरा, जब शुरुआत में कम समय में ज्यादा सीखा जाए, कम समय में हम ज्यादा सीख रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा है जब हम बेहतर ही होते चले जाएं, यानी कि उसमें फिर हम और बेहतर होते चले जाएंगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा, तो वहां पर कर्व बनता है नतोदर वक्र। और मिश्रित वक्र की बात की जाए तो मिश्रित वक्र में कभी तेज, कभी धीमे। तो ये 4 प्रकार के कर्व हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं कॉपी पर। इसके आगे की चर्चा फिर हम इसके आगे करते हैं। 4 कर्व जो हमने आपको बताए, पहला हमने आपको बताया समान निष्पादन, दूसरा हमने आपको बताया उन्नतोदर, तीसरा हमने आपको बताया नतोदर और चौथा बताया मिश्रित।
इसमें परीक्षाओं में ना पहला वक्र कभी पूछा जाएगा ना चौथा पूछा जाएगा। ठीक, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट किए देते हैं। परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व दो हैं, उन्नतोदर और नतोदर। चलिए, अब अगला टॉपिक हमारा जो है वो उन्नतोदर वक्र से ही जुड़ा हुआ है। जब उन्नतोदर वक्र हम जानेंगे, इसी से अगला टॉपिक हमारा जुड़ा हुआ है। उन्नतोदर वक्र हमने आपको बताया कि यहां पर है अधिगम और यहां पर है समय, और इसकी विशेषता क्या है कि शुरुआत में ये तीव्र होता है, कम समय में ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है इसमें स्थिरता आने लगती है और फिर ये नीचे की तरफ गिरने लगता है। इस वक्र को क्या नाम दिया गया? उन्नतोदर वक्र, नेगेटिव परफॉर्मेंस कर्व। अब हमारा अगला टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है। ये एक जगह है, इस लाइन की एक ऐसी जगह है जहां से ये लाइन झुकना शुरू हो गई है, जहां से लाइन झुकना शुरू हो गई है। मान लीजिए आप किसी स्कूल में बैठकर पढ़ रहे हैं, पहले घंटे आपने थोड़ा समय दिया, ज्यादा समझ, मैथ की क्लास पढ़ रहे हैं, टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कम समय में आपको ज्यादा समझ में आ रहा है और आप बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। लेकिन अगर वो टीचर आपको ब्रेक ना दे, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाते रहे, तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा जब चीजें आपके ऊपर से जाने लगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि अरे ये हो क्या रहा है भैया, हम थक गए, हमें यहां से छुट्टी दो। इस जगह को कहते हैं सीखने का पठार, सीखने का पठार, प्लेटू ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का पठार कहते हैं इसे। और हमारा अगला टॉपिक भी इससे जुड़ा है। ये क्या हो गया? प्लेटू ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का पठार। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या होगा? वो सीखने का पठार है, सीखने का पठार। पठार शब्द का मतलब हमें पता है, पठार कोई भी ऐसी चीज होती है जो भूमि से थोड़ा ऊंची होती है। आप एक हाईवे पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल लिए, गाड़ी लिए, बहुत तेज स्पीड में, अचानक एक ऊंचा ब्रेकर दिखा देता है, तो ब्रेकर आपकी गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रोक देता है, तो उस ब्रेकर को हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। और यहां क्या लिखा है? सीखना। तो कोई भी ऐसा तत्व जो हमारे सीखने को रोक दे, जो हमारे सीखने को कुछ देर के लिए ब्रेक कर दे, उसे कहते हैं सीखने का पठार। डेफिनेशन इसकी है, 3 परिभाषाएं यहां पर हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लें या नोट करें। चलिए परिभाषा देखते हैं क्या क्या है। पहली परिभाषा यहां रॉस की है। रॉस कह रहे हैं कि पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है जो इस अवधि को बताता है जब सीखने में कोई उन्नति नहीं होती। अभी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का कर्व बनता है और यहां पर इस जगह को पठार कहते हैं, यानी जहां पर सीखने में कोई उन्नति नहीं होती, सीखने की जो कर्व है वो रुक सा जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, सीधा हो जाता है। और वही बात यहां कह रहे हैं, जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो उसे हम क्या कहते हैं? सीखने का पठार। स्किनर ने भी कुछ कहा है, पठार क्षैतिज प्रसार है। भाई क्षैतिज का मतलब सीधी और प्रसार का मतलब फैलाव, यानी जहां इस तरीके की स्थिति होती है। भाई हमने क्या बताया? इस तरीके का कर्व होता है और जहां इस तरीके की स्थिति आ जाए वो क्या कहलाता है? पठार कहलाता है, जिससे सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। और जब इस तरीके की लाइन बन जाएगी तो न सीखना बेहतर हो रहा, न कम हो रहा है, बिल्कुल क्या है ना, बच्चे के ऊपर से चीजें निकलने लगे, वो स्थिति होती है। रैक्स और नाइट की परिभाषा देख लीजिए। ये कहते हैं सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, यानी एक लिमिट जब हमारी हो जाती है कि भाई अब हम ये चीज सीख चुके हैं, अब हमें दूसरी चीजें सिखाई जाएं, लेकिन वही चीजें बार बार हमारे सामने लाई जाती है, तो क्या बनता है? पठार बनता है। तो ये 3 परिभाषाएं हैं। रॉस कहते हैं कि जब सीखने में कोई उन्नति ना हो, स्किनर कहते हैं क्षैतिज प्रसार है, और रॉस कहते हैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया है। तो सीखने का पठार और कुछ नहीं है, केवल ऐसे तत्व हैं जो हमारे सीखने को रोक देते हैं। आप बैठ के घर में पढ़ाई कर रहे थे, अचानक किसी चाचा जी का फोन आता है कि भैया जाओ
जरा सामान ला दो मार्केट से। तो चाचा जी ने आपके सीखने को क्या कर दिया, बाधित कर दिया, रोक दिया। तो चाचा जी क्या हो गए, सीखने का पठार हो गए। ठीक है, आप बैठ के पढ़ रहे थे, अचानक आपको बहुत तेज भूख लगी और भूख के कारण आपने अपनी किताब बंद की, किचन में जाकर मैगी बनाने लगे। तो भूख क्या हो गई, सीखने का पठार हो गई। तो बात समझिए, परिभाषाएं बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यूपी टेट के एग्जाम में परिभाषाएं पूछी जाती हैं और अगर परिभाषाएं पूछी जाए तो आपका परीक्षा में सवाल गलत ना हो, रटिएगा नहीं बहुत ज्यादा परिभाषा। चलिए आगे बात करते हैं। तो सीखने का पठार हमने आपको बताया कि सीखने का पठार और कुछ नहीं है, या ऐसे कहिए सीखने की गति को बाधित कर देना, बाधित करने वाला पठार होता है। यानी हमारे सीखने की गति को बिल्कुल बाधित कर देने वाला, बिल्कुल रोक देने वाला, जिसके कारण हमारे सीखने में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता, लाइन स्ट्रेट हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, सीखने का पठार कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि पठार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सीखने के पठार कौन कौन से होते हैं, जरा इस पर चर्चा की जाए। सीखने के प्रमुख पठारों में कौन कौन से नाम आएंगे। जैसे पहला पठार कौन सा होगा, पहला पठार है कार्य की सीमा, लिमिट ऑफ वर्क, कार्य की सीमा। भाई एक लिमिट से ज्यादा कोई दुनिया में काम नहीं कर सकता। हम पढ़ा रहे हैं और अभी हम 1 घंटे पढ़ाएं, 2 घंटे पढ़ाएं, 3 घंटे पढ़ाएं, 4 घंटे पढ़ाएं, 5 घंटे पढ़ाएं, तो जब काम की लिमिट हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा, तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे, बल्कि हमारे अंदर क्या बन जाएगा, पठार बन जाएगा। तो जब लिमिट से ज्यादा काम किसी से लिया जाता है तब भी पठार बनता है। दूसरा, उत्साह की सीमा, यानी सीखने में अगर हमारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाए, भाई हम उत्साहित ही नहीं, हमें नहीं ये काम करना है, तब भी पठार बनेगा। ज्ञान की सीमा, नॉलेज, इतना ज्यादा ज्ञान हमें दे दिया जाए, लो भैया ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, वो भी कक्षा 2 का बच्चा, उसको पढ़ाए जाओ पढ़ाए जाओ पढ़ाए जाओ, कितना पढ़ेगा वो, पठार बन जाएगा उसके अंदर। यानी उसकी उम्र के ज्यादा आप दे रहे हो, लिमिट से ज्यादा ज्ञान दे रहे हो। कभी कभी घर में हम लोग बैठे थे, कोई व्यक्ति ज्यादा बोलने लगता तो क्या कहते हैं, ज्यादा ज्ञान ना दो, हमारा सरदर्द होने लगा, चीजें ऊपर से जाने लगी। तो कहने का मतलब है जब जरूरत से ज्यादा ज्ञान हमें दिया जाता है तब भी पठार बनता है। रुचि की सीमा, भाई हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाए किसी चीज में, हमें नहीं ये पिक्चर पसंद है और बार बार वही पिक्चर हमें दिखाई जाए, तो हमारे अंदर उसका क्या प्रभाव होगा, एक पठार जैसा बनेगा, हम बोर हो जाएंगे, हमें समस्यात्मक रूप से दिखने उस मूवी को देखेंगे। तो कोई रुचि अगर हमारी खत्म होगी उस चीज में, तब भी हम उस चीज को नहीं करते। तो रुचि की सीमा। इसके अलावा पुराने ज्ञान और नए ज्ञान में संघर्ष, पुराने ज्ञान एवं नए ज्ञान में संघर्ष, भैया ये खूब पठार बनाता है हमारे और आपके अंदर। एक टीचर ने पढ़ाया कि ये क्वेश्चन ऐसे लगता है, दूसरा टीचर आया कि नहीं ये क्वेश्चन ऐसे लगता है। अब बच्चा कंफ्यूज, उनकी माने कि उनकी माने, तो ना बच्चे को एक समझ में आया ना 2 समझ में आया, बल्कि बच्चे के अंदर क्या बन गया, पठार बन गया। और खासकर मनोविज्ञान जैसे विषयों में तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज, एक किताब उठा के लाए उसमें कुछ और लिखा, एक किताब लिखा कुछ और बदला, तो ना ये किताब समझ में आई ना वो किताब समझ में आई, बल्कि बच्चे में क्या बन गया, पठार बन गया। टीईटी पास हो गया, सुपर टेट पास हो गए, शिक्षक बन गए, वेतन उठाने लगे, लेकिन वो इसी चीज में कंफ्यूज रहे कि खेलने की अवस्था कौन सी और खेल की अवस्था कौन सी है, क्योंकि जितनी किताबें उन्होंने पढ़ी उनमें सब में अलग अलग चीज बताई गई। तो ये क्या बनाता है, पुराना ज्ञान और नए ज्ञान में जब संघर्ष होता है तो बनता है पठार। और क्या हो सकता है, थकान, भूख प्यास, विद्यालय का असहयोग, विद्यालय का असहयोग, यानी
स्कूल या हम कहें टीचर का, शिक्षक का सहयोग एक ही बात है। टीचर कोऑपरेटिव नहीं है, बच्चा कुछ और चाहता है, मास्टर साहब कुछ और पढ़ाते हैं, बच्चे की जरूरतों का ध्यान नहीं रखते, बच्चा फालतू में परेशान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या बनता है? पठार बनता है। शोरगुल, अगर और देखा जाए नॉइज, भाई आप बच्चे को पढ़ा रहे हो और बगल में डीजे चल रहा है, डीजे पे गाने चल रहे हैं, बच्चा तो इधर पढ़ रहा है छोटा से अनार और डीजे पे चला यार मेरा नशा करता है। अब बच्चा कंफ्यूज, छोटा से अनार पढ़े या यार मेरा कौन सा नशा करता है, कंफ्यूज हो गया। तो जब शोरगुल होता है तब भी बनता है पठार। अनुपयुक्त विधियां, यानी पढ़ाने की विधियां अगर अच्छी नहीं है, भाई 4 साल का बच्चा है, पढ़ाओ उसे लेक्चर मेथड से, कुछ ना समझ में आने वाला बच्चे की, तो विधियां अगर अच्छी नहीं है, उचित वातावरण ना होना, उचित वातावरण ना होना, अगर अच्छा वातावरण नहीं है तब भी बच्चे के अंदर पठार बनेगा। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कारण मेन मैंने बताए। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि यही 11 कारण होते हैं, इसको आप रट लो और अगर इससे बाहर कुछ आए तो कह दो ये तो पढ़ाया नहीं गया। हजारों कारण हो सकते हैं, बस बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से हमारा सीखना रुक जाता है वो कहलाता है सीखने का पठार। जैसे कि हमारा मोबाइल, हम लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं और अचानक मोबाइल पर कुछ ऐसा आ गया और हम उसको देखने लगे और हमारा ध्यान पढ़ाई से हट गया, तो मोबाइल क्या बन गया? एक पठार बन गया। तो कहने का मतलब समझिए, सिर्फ 11 या 12 या 15 ही नहीं होते, कोई भी ऐसा कारण जो हमारे सीखने को बाधित कर दे, हमारे सीखने को रोक दे, हमारे सीखने को कुछ देर के लिए अवरुद्ध कर दे, वो कारण क्या कहलाएगा? सीखने का पठार। अब जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो पठार बनते हैं, और जब पठार बनते हैं तो इनका निराकरण भी जरूरी है। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनका निराकरण कैसे होगा? तो सीखने के पठार का उपचार, सीखने के पठार का उपचार, यानी इनका उपचार कैसे करेंगे? ठीक है, कैसे बच्चे को बेहतर तरीके से करेंगे? तो कुछ तरीके हैं। सबसे पहले बच्चे को मोटिवेट करिए, प्रेरणा। दूसरी चीज क्या होगी? हमेशा शिक्षण सूत्रों द्वारा पढ़ाइए, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करिए। पढ़ाते समय हमेशा शिक्षण सूत्रों कौन कौन से होते हैं आगे क्लास में पता चलेगा। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करिए और बाल केंद्रित विधियों से पढ़ाइए। बच्चे को अवकाश दीजिए, छुट्टी दीजिए बीच बीच में, मनोरंजन कराइए। इसीलिए अच्छे शिक्षक क्या होते हैं? जो बीच बीच में बच्चे को हंसाते रहते हैं। जब भी एक इफेक्टिव टीचर वही है जो 1 घंटे आधा घंटे के बीच में एक चुटकुला या कुछ ऐसा हंसी की बात करे ताकि माहौल हल्का हो जाए। मनोरंजन। स्वास्थ्य, भाई उनके स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए कि बच्चा बीमार तो नहीं है, उसको कोई समस्या तो नहीं है। वातावरण, यानी कि वातावरण ऐसा उपलब्ध कराइए जहां पर बच्चा आसानी से सरवाइव कर ले, शोरगुल ना हो वहां पर, है ना, बहुत ज्यादा समस्या बच्चे के ना हो। वातावरण। इसके अलावा खेल, कहानी। तो ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम सीखने के पठारों का उपचार कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि हमने 11 आपको सीखने के पठार बताए, तो 11 ही पठार नहीं होते। वैसे उपचार सिर्फ इतना ही नहीं होता कि हमने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उपचार बता दिया, अब 10 रट लो। वे बच्चे को भूख लगी तो खाना खिलाओगे, ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। यानी कि जब हम कोई क्रिया सीखते हैं तो सीखते समय जो व्यवधान उत्पन्न होते हैं उन व्यवधानों को सीखने का पठार कहते हैं, और उन्हें दूर करने के लिए जो मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाते हैं उन्हें हम सीखने के पठार को दूर करने के उपाय कहते हैं। तो ये बात हो गई आज की क्लास में। हम लोगों ने आज के लेक्चर में जाना सीखने के वक्र जो 4 होते हैं,
समान निष्पादन वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र। इन 4 वक्रों के द्वारा बनने वाला सीखने का पठार और उसका उपचार। इसके आगे की क्लास नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। अगर आपको कोई समस्या होती है, किसी तरीके की चीज नहीं समझ में आती है, तो उसके लिए एक सेशन रखा जाएगा जहां आप डायरेक्ट हमसे बात करके अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।